हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। मेरा नाम है चिराग चुगानी और आप लोग देख रहे हैं सी स्क्वायर क्लासेस। आज एक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस होने वाला है, वो है बीटा शीट्स। अब तक एक क्विक रिकैप देखते हैं हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया। हम लोगों ने देखा अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, किस क्या क्या इनकी कॉन्फ़िगरेशन होती है, किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, कैसे पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के बाद इनके अंदर हम देखें तो रामचंद्रन प्लॉट होता है, वो क्या कहता है। हमने देखा कि जो अमीनो एसिड्स है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं। जो पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं वो हमारे बनाते हैं हमारे प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी, क्वाटरनरी। हम लोगों ने प्राइमरी स्ट्रक्चर देखा क्या होता है, द अरेंजमेंट ऑफ सिंपली अमीनो एसिड्स, यानी एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड के साथ जुड़ता है, दूसरा तीसरे के साथ जुड़ता है, तीसरा चौथे के साथ। ये हमारा क्या है, प्राइमरी स्ट्रक्चर। हम लोगों ने देखा जब यही प्राइमरी स्ट्रक्चर आगे जाकर के हायर फॉर्म में फोल्ड होता है तो वो बनता है हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया दो टाइप के होते हैं, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट। हम लोगों ने अल्फा हेलिक्स पिछले लेक्चर में कवर किया। आज हम लोग एक टॉपिक कवर करने वाले हैं बीटा शीट्स। सो बीटा शीट हमारा क्या है, एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। बीटा शीट क्या है, हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। और एक और चीज इसमें जो इसे खास बनाती है, अल्फा हेलिक्स से अलग बनाती है। अल्फा हेलिक्स जो था, आपको पता है वो कुछ इस टाइप से होता है ना। ये आप देखोगे, ये होता है कुछ अल्फा हेलिक्स ऐसे, एक इमेजिनरी एक्सिस के अराउंड घूमता रहता है हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन, वो बन जाती है हमारी अल्फा हेलिक्स। आप जानते हो इसमें CONH के बीच में एक बॉन्ड बनता है, जो बॉन्ड होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। यही हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ये हेलिकल शेप लेता है। ये भी आपको ध्यान होगा थोड़ा सा, क्योंकि ये सारे कंसेप्ट यहाँ भी रिपीट होने वाले हैं। यहाँ जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है, ऐसे इस टाइप से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है यहाँ पर। और अब एक चीज समझे, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये एक ही चेन के अंदर हो रही है, तो इससे हम क्या बोलते हैं, इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्ड। इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी एक ही चेन के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। अब हम जो बीटा शीट पढ़ने वाले हैं, बीटा शीट के अंदर क्या होता है, बीटा शीट जो है इसके अंदर मिलती है हमें इंटर चेन हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटर चेन हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी वहां पे एक ही चेन के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, यहाँ दो से ज्यादा चेन होंगी और उनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी। ठीक है, सो लेट्स बिगिन अवर बीटा शीट्स। सो अगर हम देखें बीटा शीट्स कैसी होती है, बीटा शीट्स हमारे सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, फॉर्म्ड बाय एक्सटेंडेड पॉलीपेप्टाइड चेन्स कॉल्ड बीटा स्ट्रैंड्स। तो इसमें क्या होता है, हमारे बीटा स्ट्रैंड्स नाम के बेसिकली स्ट्रैंड्स होते हैं, छोटे छोटे, आप देख सकते हो यहाँ पर। ये स्ट्रैंड्स जैसे ही आकर के इकट्ठे होते हैं, सपोज इस तरीके से होती है हमारी ये, ठीक है, ये होती है, तो ये आकर के इकट्ठे होते हैं। ये जब बीटा स्ट्रैंड्स एक ही प्लेन पर आकर के इकट्ठे होते हैं तो ये दूसरे बीटा स्ट्रैंड्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, ये इनके साथ ऐसे बॉन्डिंग फॉर्म करते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से एडजेसेंट बीटा स्ट्रैंड्स आर कनेक्टेड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मैंने आपको बताया था इनके बीच में कौन से बॉन्ड्स होते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स क्या होता है, सपोज दैट अगर हम जूम करके देखें, इट इज समथिंग लाइक दैट। यानी एक कार्बन होगा, कार्बोनाइल एटम होता ना, ये होगा कार्बन जिस पे डबल बॉन्ड O है, ये ऊपर की तरफ गया, ये भी ऐसे गया, ये आया हमारा N, ये आया H। इनके बीच में जो बॉन्ड बना वो है हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड। सो हियर इज फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स। सो दिस इज हाउ हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म्स इन दैट, किसी से बीच में CO एंड NH ग्रुप्स के बीच में। द R ग्रुप प्रोजेक्ट ऑल्टरनेटिवली अबव एंड बिलो द शीट। तो कभी कभी ये R ग्रुप ऐसे आएगा, कभी ये R ग्रुप ऊपर की तरफ आएगा। सो इस तरीके से ऊपर और नीचे की तरफ ये हमेशा शीट्स की तरफ जाते रहते हैं R ग्रुप्स। बीटा शीट्स कैन बी पैरेलल एंड एंटी पैरेलल। ये बीटा शीट्स हो सकती हैं पैरेलल हो या हो सकती हैं एंटी पैरेलल हो। एंटी पैरेलल बीटा शीट जनरली ज्यादा स्टेबल होती हैं। अभी हम देखते हैं दोनों फॉर्म्स कैसे दिखती हैं। एंटी पैरेलल बीटा शीट्स हैव स्ट्रैंड्स रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन एंड जनरली फॉर्म मोर लीनियर हाइड्रोजन बॉन्ड। सी, ये है हमारे पैरेलल और एंटी पैरेलल। यू कैन सी हियर, इसकी स्ट्रैंड्स अपोजिट डायरेक्शन में रन कर रहे हैं। ये जो आर ग्रुप्स हैं, हमारे आर ग्रुप्स किस तरफ होते हैं, ये आपको दिख रहे हैं ना पर्पल कलर से, दीज आर द आर ग्रुप्स। आर ग्रुप हमारा क्या है, एक बल्की ग्रुप है। ये जो रेड पोर्शन दिखा रहा है ये हमारा दिखा रहा है एक कार्बोनल एटम को, और ये जो दिखा रहा है वो एक H को दिखा रहा है। सो बेसिकली आप देख सकते हो ये हमारी ऑल्टरनेटिंग बॉन्डिंग कर रहे हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस और सब कुछ एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में दिख रहा है। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है एंटी पैरेलल में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो स्ट्रेट होती है। ठीक है, यहाँ कैसी होती है, स्ट्रेट होती है। यहाँ जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो आप देख रहे हो एडजेसेंट हो रही है थोड़ी सी। तो यहाँ जो बॉन्ड लेंथ है वो बढ़ जाती है। बॉन्ड लेंथ बढ़ने की वजह से, एडजेसेंट होने की वजह से, ये हमारे लेस स्टेबल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, लेस स्टेबल देन एंटी पैरेलल। ठीक है, तो ये दो टाइप के होते हैं।
पैरेलल एंटी पैरेलल। इसके बाद आती है हमारे पैरेलल बीटा स्ट्रैंड्स हैव स्ट्रैंड्स रनिंग इन द सेम डायरेक्शन। तो बेसिकली जब दो चीजें सेम जा रही हैं तो वो क्या होंगे हमारे पैरेलल, और दो चीज अपोजिट जा रही हैं, जैसे याद करो डीएनए में दो स्ट्रैंड्स होते हैं जो ऐसे घूमते हैं, ठीक है, ऐसे करके, तो वो हमारे जो दो स्ट्रैंड्स हैं वो एंटी पैरेलल है ना, एक 5' to 3' डायरेक्शन और एक 3' to 5' डायरेक्शन। फॉर्म स्लाइटली एंगल हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो यहाँ पर हल्के से एंगल हाइड्रोजन बॉन्ड्स यानी आप देख सकते हो टिल्टेड बन रहे हैं, स्ट्रेट नहीं बन रहे हैं, जिसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ थोड़ी बढ़ जाती है। बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा उतनी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी, बॉन्ड वीक होगा। बीटा शीट्स हैव अ प्लेटेड और जिगजैग अपीयरेंस। तो बीटा शीट्स में कैसा होता है, हमारे यहाँ तो जिगजैग अपीयरेंस होंगे, यू कैन सी हियर, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या है जिगजैग अपीयरेंस बनते हैं, ठीक है, लाइक दैट, ये जिगजैग अपीयरेंस, इन्हीं को बोलते हैं बीटा प्लेट्स, ठीक है, ये ऐसे करके अरेंज हो जाती हैं। इसका प्लेन ये हो गया, इस वाले के लिए प्लेन ये हो गया, फिर इस वाले के लिए प्लेन कुछ ऐसा, एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाता है, ठीक है। तो दीज आर द बीटा प्लेट्स, और दो बीटा प्लेट्स कनेक्ट होती हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। क्या होता है पूरा माजरा समझ में आया। एंटी पैरेलल बीटा शीट की जो रेंज होती है रामाचंद्रन प्लॉट के अंदर, वो होती है हमारी -140 से +135 डिग्री एंटी पैरेलल की। वही अगर हम बात करें पैरेलल बीटा शीट की -120 डिग्री से +120 डिग्री। सो ये रेंज है, रफली इस रेंज को याद रखिएगा, जिससे हमें हमेशा अनुमानित रहेगा कि अगर वैल्यूज हमें दे रखी हो कभी, तो हम लोग कैसे उन्हें कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये कौन सी जगह है, कैसे आंसर को चूज कर सकते हैं। अब बात आती है डिस्टेंस कितना है। देखो भाई, पर अमीनो एसिड का डिस्टेंस, वहां पर अगर हम अल्फा हेलिक्स की बात करें, अल्फा हेलिक्स में पर अमीनो एसिड का जो डिस्टेंस था वो कितना था, याद है ना, एक टन 3.6 एंगस्ट्रॉम का था, 3.6 अमीनो एसिड्स का था, और डिवाइड बाय हमारा 5.4, तो इस तरीके से हमारा वैल्यू आ रही थी 1.5 एंगस्ट्रॉम। ये वाली बात थी वहां पर। यहां पर कितना है, दो अमीनो एसिड्स के बीच का डिस्टेंस है 3.5 एंगस्ट्रॉम, ज्यादा है। डिस्टेंस पर टर्न पैरेलल बीटा शीट में, यानी हर एक एक टर्न जो होगा, जैसे कि ये डिस्टेंस पर टर्न में कितना आएगा, यहाँ पर 6.5 एंगस्ट्रॉम आता है, और एंटी पैरेलल में 7 एंगस्ट्रॉम आता है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस पर टर्न है। अगर हम देखें इसके बाद भी एंटी पैरेलल स्टेबल है, रीजन हमेशा याद रखिएगा, एंटी पैरेलल का स्टेबल होने का रीजन है उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा क्लोज, मतलब शॉर्ट होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स, जिसकी वजह से वो वहां पर ज्यादा स्टेबिलिटी शो करता है। प्लस स्टीयरिंग हिंड्रेंस जो होता है वो भी मैनेजेबल होता है एंटी पैरेलल के अंदर। पैरेलल के अंदर स्टीयरिक हिंड्रेंस आर ग्रुप का मैनेजेबल कभी कभी नहीं हो पाता है, और मतलब रिपल्शन थोड़ा बहुत बना रहता है, जिसकी वजह से वो इतना ज्यादा स्टेबल नहीं हो पाते, राइट। अब आते हैं हमारे बीटा शीट्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो फाइब्रस प्रोटीन्स लाइक सिल्क फाइब्रोइन, सिल्क होता है ना, जैसे हमारा आप जानते हो सिल्क कौन प्रोड्यूस करता है, यू नो दैट सिल्क प्रोड्यूस करने वाला जो कीड़ा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सिल्क वॉर्म। सो ये सिल्क वॉर्म जो सिल्क प्रोड्यूस कर रहा है, वो जो सिल्क है, सिल्क अपने आप में एक प्रोटीन है, उस प्रोटीन के अंदर आपको देखने को मिलेगा क्या, सिल्क फाइब्रोइन। ग्लोबुलर प्रोटीन्स जैसे हमारे टर्शरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स में आपको देखने को मिलेंगे। ग्लोबुलर प्रोटीन्स कैसे होते हैं हमारे, कुछ इस तरीके से जो प्रोटीन्स हम बनाते हैं ना, ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स जनरली कौन से, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, यार ना एंटीबॉडी, कुछ इस तरीके से होती है ना, ये होती है हमारी एंटीबॉडी, जिसमें एक लाइट चेन होती है, हैवी चेन होती है, डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं। प्रोटीन स्ट्रक्चरल डोमेन्स लाइक बीटा प्रोपेलर, बीटा बैरल स्ट्रक्चर्स। बीटा बैरल स्ट्रक्चर्स याद करो, एक्वापोरिन्स, ठीक है, इसका एग्जांपल क्या हो गया हमारा, एक एक्वापोरिन भी हो गया। तो ये क्या करते हैं, एज अ चैनल की तरह काम करते थे ना एक्वापोरिन्स, जिसके अंदर से मटेरियल पास होता है। अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो यहाँ पर ऐसा बीटा बैरल स्ट्रक्चर बन जाता है इस तरीके से, है ना। अब कुछ अमीनो एसिड्स हैं जो उसे फेवर करते हैं, और कुछ हैं बोलते हैं नहीं, जैसे अल्फा हेलिक्स में थे, ऐसी कुछ है कि भाई हम तो फेवर करते हैं, हम तो चाहेंगे, और हम नहीं चाहेंगे। तो प्रोलीन अमीनो एसिड ऐसा होता है, एसिडिक होते हैं, एसिडिक वाले जो अमीनो एसिड्स हैं, मतलब बेसिकली नेगेटिवली चार्ज, बेसिक होते हैं यानी पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स। एक और आ जाता है ग्लाइसिन, हद फ्लेक्सिबल होने की वजह से ये भी इसमें रेयर होता है। वैलिन, आइसोल्यूसिन, ये हमारे क्या है, लव करते हैं बीटा शीट्स को, आई लव बीटा शीट, ठीक है, ये बीटा शीट्स को फेवर कर। अब आते हैं बीटा टर्न्स। बीटा टर्न्स कौन से होते हैं, देखो अभी तक हम लोगों ने देखा, आप लोगों ने एक चीज देखी ना, ये आप ये जानते हो कि अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और इसमें मल्टी पास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, लाइक दिस, ऐसे, तो इसमें ये जो टर्न्स, यहाँ पर जो प्रोटीन टर्न हो रहा है, इसको हम बोलते हैं बीटा टर्न्स, ठीक है। प्रोटीन की घुमाव आ रहा है ना, इसी घुमाव को हम बीटा टर्न कह रहे हैं। टर्न्स आर शॉर्टर सेगमेंट ऑफ पॉलीपेप्टाइड, ये पॉलीपेप्टाइड के छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं, दैट कॉज द बैकबोन टू रिवर्स इट्स डायरेक्शन। ये क्या करते हैं, उसको उसकी डायरेक्शन को रिवर्स कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये ऐसे यू शेप के स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है,
याद रखिएगा, ऐसे यू शेप स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये यू शेप स्ट्रक्चर बनाने के लिए 2 अमीनो एसिड जो अभी तक अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट जिन्हें प्रायोरिटी नहीं दे रहे थे, जहां जब किसी को इज्जत मिल जाती है तो वो सर पे चढ़ जाता है। तो यहाँ पर कौन है? ग्लाइसिन। कौन सा है? प्रोलीन। ग्लाइसिन और प्रोलीन ही यहाँ पर बीटा टर्न्स को बनाते हैं। प्रीडोमिनेंट है ये, जिनको कहीं इज्जत नहीं मिली उनको वो सब आ गए एक ही कैटेगरी में, बीटा टर्न। आ जाओ भैया। दे यूजुअली इन्वॉल्व 4 अमीनो एसिड रेसिड्यूज। इसमें क्या आते हैं? 4 अमीनो एसिड्स आते हैं, ठीक है। अब वो कौन किस किस तरीके से अरेंज होते हैं? A characteristic hydrogen bond forms between C double bond O of residue N and NH of residue N plus 3. You can see here, ये अमीनो एसिड 1 है, ठीक है। ये फर्स्ट अमीनो एसिड, ये सेकेंड अमीनो एसिड, थर्ड और ये फोर्थ। अभी फर्स्ट अमीनो एसिड का आप देख रहे हो, यहाँ पे कार्बोनाइल है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है हमारे फोर्थ अमीनो एसिड के साथ में, ठीक है। तो ये फर्स्ट अमीनो एसिड फोर्थ के साथ बॉन्डिंग कर रहा है, और ये आप देख रहे हो कुछ इस तरीके से घूम के नहीं आ रहा है, ये कुछ इस तरीके से घूम के आ रहा है। ये तो टर्न हो गया, डायरेक्शन रिवर्स हो गई पूरी। यहाँ होता है हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड जो स्टेबलाइज कर रहा है। सो ये कुछ इस टाइप का हमारा क्या होता है? बीटा टर्न होता है। ये हो गया टाइप 1। ये होता है टाइप 2। टाइप 2 में आप देख सकते हो कि यहाँ पर फर्स्ट आ रहा है, ये सेकंड आ रहा है। अब यहाँ पर जो डायरेक्शन है आप ये देख सकते हो कि ये एक प्लेन में आ रहे हैं। कार्बोनाइल का अगर ये O है और ये H है तो ये एक प्लेन में आ रहे हैं। ये प्लेन से थोड़ा सा बाहर की तरफ उठ करके आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। यानी अगर ये प्लेन है तो ये प्लेन, इनका जो बॉन्ड बनना है हाइड्रोजन बॉन्ड, वो प्लेन से थोड़ा ऊपर बनना है और ये प्लेन के अंदर बनना थे। सो आप देख सकते हो रेसिड्यू N+1 एंड N+2 डू नॉट डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन दिस कैरेक्टरिस्टिक हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। N मतलब फर्स्ट अमीनो एसिड, N+1 सेकंड अमीनो एसिड, N+2 थर्ड अमीनो एसिड। तो वो डायरेक्टली हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाते, फर्स्ट और फोर्थ अमीनो एसिड बनाते हैं, ठीक है। N रेसिड्यू N+1 नहीं बनाएगा, N+2 नहीं बनाएगा, फिर N+3 बनाएगा, ठीक है। तो याद है ना, अगर N हमारा फर्स्ट है, N हमारा फर्स्ट है, ये हमारा N हो गया, तो ये हमारा यहाँ पर N+2 हो जाए, ये हो जाएगा हमारा N+1, ये N+2, ये N+3। तो इनके बीच में बन जाएगा ना हाइड्रोजन बॉन्ड कुछ इस तरीके से। ग्लाइसिन एंड प्रोलीन आर फ्रीक्वेंटली फाउंड इन बीटा टर्न्स बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज। इनकी प्रॉपर्टीज ही ऐसी है कि बीटा टर्न में ही इनको जगह मिली। बीटा टर्न्स हेल्प द पॉलीपेप्टाइड चेन फोल्ड इनटू अ कॉम्पैक्ट शेप, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर। अब देखो, अगर हमारे पूरे में ऐसा ही अल्फा हेलिक्स घूमता रहा या ऐसा ही एक बीटा टर्न घूमता रहा, ठीक है, ये ऐसे ही बीटा टर्न पूरे में घूमते रहे, तो ये बहुत लंबे लंबे बीटा टर्न्स बन जाएंगे ना। इनको स्टेबलाइज करना है तो स्टेबलाइज करने के लिए क्या चाहिए? इनको घुमाना पड़ेगा, आपको कॉम्पैक्ट फोल्डिंग करनी है। कपड़े को अगर आप ऐसे के ऐसे ही रखोगे किसी भी जगह पे खोल करके तो वो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, फोल्ड करोगे तो लेस स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। तो फोल्ड करना पड़ेगा ना हमें, पॉलीपेप्टाइड को भी फोल्ड करने के लिए चाहिए ना, उसको टर्न करना पड़ेगा, रोल करना पड़ेगा, कपड़े को रोल करना है। रोलिंग पोजिशन इज द बीटा टर्न्स। गॉट माई पॉइंट? कॉमन टाइप्स आर टाइप 1 एंड टाइप 2 बीटा टर्न्स, ठीक है। दीज आर द टाइप 1 एंड टाइप 2 बीटा टर्न्स। बेसिस है कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स किस तरफ उठ करके आ रहे हैं और इनका स्ट्रक्चरल जो है थोड़ा सा दोनों का अलग है। टाइप 1 में आप देख सकते हो थोड़ा स्ट्रक्चर अलग है, टाइप 2 का थोड़ा स्ट्रक्चर अलग है। अब आते हैं हमारे सेकेंडरी स्ट्रक्चर तो हुए, अब आते हैं सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर, यानी सेकेंडरी कन्फर्मेशन के स्ट्रक्चर्स भी जहां मिल के लगते हैं वो बनाते हैं सुपर सेकेंडरी। सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स का मतलब क्या होता है? जैसे मोटिव्स भी कह सकते हो, स्मॉल रिकरिंग कॉम्बिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स सच एस अल्फा हेलिसेस एंड बीटा शीट्स। तो यहाँ पर क्या होता है? अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट्स ही आपस में और ज्यादा अरेंज होने लग जाते हैं। दे आर फॉर्म्ड बाय द स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ 2 और मोर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स कनेक्टेड बाय लूप्स और टर्न्स। तो यहाँ पर लूप्स और टर्न्स आपस में अरेंज होते हैं। अब जैसे आप ये देख सकते हो, यहाँ 4 डिफरेंट आएंगे, बीटा अल्फा बीटा लूप, अल्फा अल्फा कॉर्नर, टिपिकल कनेक्शन इन ऑल बीटा मोटिव, और ये क्रॉस ओवर कनेक्शन। तो ये हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं। क्या बोला है? दे आर फॉर्म्ड बाय द स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ 2 और मोर सेकेंडरी स्ट्रक्चर। 2 या 2 से ज्यादा सेकेंडरी स्ट्रक्चर जब आपस में कॉम्बिनेशंस में अरेंज होते हैं तब बनते हैं हमारे मोटिव्स। अब ये कनेक्ट किससे होते हैं? लूप्स और टर्न्स से। दे ऑफन कंट्रीब्यूट टू प्रोटीन स्टेबिलिटी एंड बायोलॉजिकल फंक्शन। भाई देखो, एक्चुअली मैं साफ साफ शब्दों में बताऊं, ये करवा रहे हैं फोल्डिंग, ठीक है। बेसिकली फोल्डेड स्ट्रक्चर्स जहाँ पे अल्फा या फिर बीटा स्ट्रैंड्स, अल्फा स्ट्रैंड्स दोनों आकर के मिल गए और अरेंज हो गए, ठीक है, बीटा टर्न्स के साथ में। ये अल्फा अल्फा 2 स्ट्रक्चर और बीटा टर्न आके अरेंज हो गया, तो प्रॉपर फोल्डिंग के फॉर्म में जो हमारा प्रोटीन बन रहा है वो फोल्डिंग करवाने के लिए हमारे सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर नेसेसरी है, ठीक है। कॉमन एग्जांपल्स हैं बीटा अल्फा बीटा मोटिव, बीटा हेयरपिन, अल्फा अल्फा मोटिव, ग्रे की मॉडल और हेलिक्स टर्न हेलिक्स मोटिव। तो बेसिकली टाइप्स हैं। आपको इसको ना देख सकते हो, सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जो सेकेंडरी से ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हैं
बट अभी still ये टर्शरी स्ट्रक्चर नहीं बने, ठीक है। इनमें बहुत सारी एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट नहीं कर रही है जो इसे टर्शरी बनाते हैं अभी, ठीक है। ये हमारे सामने और कुछ दे रखे हैं, जैसे कि राइट हैंडेड कनेक्शन बिटवीन बीटा स्ट्रैंड्स, लेफ्ट हैंडेड कनेक्शन बिटवीन बीटा स्ट्रैंड्स, बीटा बैरल, ठीक है। उसके बाद ट्विस्टेड बीटा शीट्स। सो ये हमारे सारे क्या है आपको देखने को मिले। अब आते हैं डोमेन्स। डोमेन क्या होता है? प्रोटीन का वो रीजन जो फोल्ड होता है, 3D फॉर्म में लेता है। भाई पूरा अल्फा हेलिक्स तो बहुत बड़ा हो गया, मान लो इतना बड़ा अल्फा हेलिक्स हो गया मेरे हाथ के बराबर। इस बड़े से अल्फा हेलिक्स का भी कुछ रीजन होगा ना जो फोल्डिंग में जाएगा। वो जो रीजन फोल्डिंग बना रहा है, 3D फोल्डिंग बना रहा है, वो 3D फोल्डिंग वाला रीजन कहलाएगा डोमेन, ठीक है। सो अ डोमेन इज अ डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट रीजन ऑफ अ प्रोटीन दैट कैन फोल्ड इनटू अ 3D स्ट्रक्चर। सिंपल सा, क्या यानी क्या? 3D फोल्डिंग पोर्शन, 3D फोल्डिंग पोर्शन ऑफ एनी सेकेंडरी स्ट्रक्चर, सिंपली बात, ठीक है। उसकी 3D फोल्डिंग पोर्शन कौन सा है? ये इसीलिए भी जरूरी है, जब फोल्डिंग होती है 3D वाली फॉर्म आती है, उस 3D फॉर्म में, फोल्डेड फॉर्म में अपना फुल्ली इंपॉर्टेंट फंक्शन रोल प्ले करता है। आप जानते हो जैसे एक एंजाइम होता है, वो एक प्रोटीन ही टाइप का होता है, एक टाइप का प्रोटीन है। वो एंजाइम की अलग अलग जगह होती है जहां पर वो काम करता है। एंजाइम की वो पर्टिकुलर साइट जहां पर वो अपना पूरा एक्शन प्ले कर रहा है उसे हम एक्टिव साइट कहते हैं, जहां पे वो सबस्ट्रेट से बाइंड करता है और अपनी रिएक्शन को प्रोसीड करता है। तो उस जगह पर उसकी पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए प्रॉपर फोल्डिंग होना जरूरी है। अगर फोल्डिंग नहीं हुई तो वो अपनी एक्टिविटी रोल प्ले नहीं कर पाएगा, मिस फोल्डिंग की वजह से। तो वो प्रॉपर फोल्डिंग बना कहां पर होती है? उसके डोमेन्स कहलाते हैं, वो फोल्डेड रीजन डोमेन्स कहलाते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर एंड सुपर सेकेंडरी मोटिव्स। तो इसमें सेकेंडरी या अल्फा हेलिक्स या बीटा शीट्स या फिर सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। Domain act as independent functional or structural unit. We can say that domains are the structural unit of या functional unit of protein. ठीक है, तो आपसे अगर पूछा जाए व्हाट इज डोमेन, बहुत ही सिंपल वे में इसको डिस्क्राइब करना, डोमेन्स आर द स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट, ठीक है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ प्रोटीन। यानी ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर तो बनाते हैं, साथ ही साथ उसका जो इंपॉर्टेंट फंक्शन वो कर रहा है उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। अ सिंगल प्रोटीन में कंटेन वन और सेवरल डोमेन्स। एक ही प्रोटीन में एक से ज्यादा डोमेन्स हो सकते हैं, जो कि उसकी डिपेंड करता है कि वो किस साइट पे वर्क कर रहा है, उसकी कौन कौन सी एक से ज्यादा एक्टिव साइट्स है। अगर हम देखें एक एंजाइम की ही फिर एग्जांपल लेते हैं। देखो एंजाइम इसलिए होगी, हम लोग एंजाइम के बारे में थोड़ा बहुत और जानते हैं एक्स्ट्रा। एक एंजाइम है, ये उसकी एक्टिव साइट है, ठीक है। ये दूसरी साइट है जहां पर उसके साथ आकर के, ये मान लो वो साइट है जहां पर कोई विटामिन बाइंड करेगा। विटामिन क्या होता है? हमारा एक को फैक्टर होता है, ठीक है, ये को फैक्टर होता है। ये हो गया हमारा एंजाइम। और जो दूसरी साइड आपको दिख रही है खाली स्पेस, वो उसकी क्या हो जाएगी? एक एक्टिव साइट। तो इस तरीके से एक से ज्यादा साइट है, विटामिन वाली साइट भी एक एक्टिव, बेसिकली एक साइट है जहां पर उसका फंक्शन हो रहा है, और वही इन्फ्लुएंस करता है इसकी एक्टिव साइट्स को कि हाँ भाई अपना काम करो अच्छे से। सो ये हमारा अलग अलग जगह पर है। अगर इनहिबिटर आ गया तो इनहिबिटर अपनी जगह पे बाइंड करेगा, या इनहिबिटर होता सकता है उसी जगह पे बाइंड करता है जहाँ पे हमारी एक्टिव साइट है। तो ये हमारे बेसिकली एंजाइम्स में पढ़ेंगे। हाल फिलहाल हमें इतना समझ में आया कि डोमेन एक से ज्यादा हो सकते हैं। डिफरेंट डोमेन्स विद इन द सेम प्रोटीन परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। अभी आप लोगों ने देखा डिफरेंट डोमेन्स डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करेंगे, ठीक है। आप लोग एंटीबॉडी का भी एग्जांपल लोगे तो एंटीबॉडी का एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है। आप जानते हो ये जाकर के जो नीचे वाला पोर्शन है उसे बोलते हैं हम एफसी रीजन, ठीक है ना। ये जो रीजन होता है ये एंटीबॉडी का एफसी रीजन होता है। यानी ये बेसिकली क्रिस्टल फ्रीक्वेंस जैसे बोलते हैं क्रिस्टल बाइंडिंग रीजन, या यूं समझ लो ये हमारा बेसिकली बी सेल्स है उनके ऊपर बाइंडेड रहता है। और ये जो होता है ये एफ ए बी रीजन होता है, जिसकी वजह से ये अपने टारगेट पे जाके बाइंड होता है। यहाँ डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं ना, इस तरीके से। सो ये हमारा एक से ज्यादा फंक्शन, एक से ज्यादा बेसिकली डोमेन्स हो सकते हैं। उन्हीं डोमेन्स के काम भी अलग अलग हो सकते हैं। एंड दे आर कनेक्टेड बाय फ्लेक्सिबल लिंकर रीजन। तो इनके बीच का जो कनेक्शन होता है वो लिंकर रीजन होते हैं। आप देख सकते हो जैसे कि ये लिंकर रीजन हो सकता है, बाकी का बचा हुआ जो रीजन है वो लिंकर रीजन है। सिंपल सी बात, डोमेन के अलावा जो बचा हुआ रीजन है वो लिंकर रीजन है, जो अलग अलग डोमेन्स और अलग प्रोटीन को जोड़े हुए बैठा है, पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन। अब आती है हमारी टर्शरी स्ट्रक्चर। वी हैव डिस्कस द सेकेंडरी स्ट्रक्चर, सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर, मोटिव्स, डोमेन्स। अब आता है टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी मतलब 3D शेप, ठीक है, रेफर्स टू ओवरऑल 3D शेप ऑफ अ सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन, जिसमें एक प्रोटीन अलग अलग बेसिकली बॉन्ड्स के द्वारा बाइंड अप होता है। तो इसमें कुछ डिफरेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, डिफरेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस आते हैं। यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसको आगे जाकर के हायर कंफॉर्मेशन में लेके जाते हैं, जैसे कि टर्शरी स्ट्रक्चर।
ये कौन कौन से हमारे अलग अलग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो इसे टर्शरी स्ट्रक्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उनमें एक तो आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, यानी इनके बीच के चार्जेस का अट्रैक्शन। दूसरा होता है कोवेलेंट बॉन्ड, जैसे कि डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड लाइक डाइसल्फाइड। फिर आता है इसके बाद हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर आता है हमारा हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, ठीक है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। सो ये हमारे कुछ डिफरेंट इंटरेक्शंस और फोर्सेस हैं जो इसे 3D शेप में लेकर आते हैं। और एक और आ सकता है हमारा वेंडरवॉल्स, ठीक है। सो डिफरेंट फोर्सेस है। इट रिजल्ट्स फ्रॉम द फोल्डिंग एंड इंटरेक्शन ऑफ डिफरेंट सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स एंड साइड चेन्स। इट इज स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, वही सारे देखे हाइड्रोजन बॉन्ड, आयोनिक इंटरेक्शंस, वेंडरवॉल फोर्सेस एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो ये सारे हमारे इन्वॉल्व हो सकते हैं। हाइड्रोफोबिक आयोनिक इंटरेक्शन मतलब वही इलेक्ट्रोस्टैटिक। हाइड्रोफोबिक रेसिड्यूज आर जनरली बरीड इनसाइड व्हाइल मेनी पोलर चार्ज रेसिड्यूज रिमेन्स एक्सपोज्ड टू वाटर। मतलब अगर आप समझोगे कोई एक प्रोटीन है, अच्छा टर्शरी स्ट्रक्चर में हमारा हो सकता है कि वो आगे जाकर के फाइब्रस में कन्वर्ट हो, आगे या फिर आगे जाकर के वो ग्लोबुलर में कन्वर्ट हो। अगर ये वाटर इनकी जो कई बार क्या होता है प्रोटीन का जो आउटर एरिया होता है, ये मान लो आउटर और एक कोर है, तो कोर के अंदर जो होता है वो होता है हमारे हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड, ठीक है, हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड। अगर ये प्रोटीन बेसिकली वाटर के अंदर प्रेजेंट रहने वाला प्रोटीन है जनरली, ठीक है, और बाहर की तरफ कौन से होंगे इसके अंदर, हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड, ये बाहर की तरफ होंगे, ठीक है, ताकि ये वाटर में इजीली डिसॉल्व भी रह पाए और इसका अंदर हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड का कोर वाटर से सेपरेट रह पाए अपने फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। ऑब्वियसली टर्शरी फोल्डिंग क्रिएट्स फंक्शनल रीजन्स, वही वाली बात है, सच एज एक्टिव साइट्स एंड बाइंडिंग साइट्स ऑफ द प्रोटीन। इट इज स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन्स। सिंपल बात है ना, क्योंकि अगर ये अपने स्पेशल टाइप की फोल्डिंग में रहेंगे तो अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, वही जो अभी तक हम बात पढ़ते हुए आ रहे थे। फिर आते हैं हमारे पास एक पॉलीपेप्टाइड चेन है जिसके बीच में हमने दिखाया कौन कौन सा बॉन्ड बन रहा है। सपोज दैट ये पॉलीपेप्टाइड चेन में आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये कौन सा बॉन्ड है हमारा, दिस इज द यू कैन सी हियर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो यहाँ पर अमीनो टर्मिनल और कार्बोक्सिल टर्मिनल के बीच में आयोनिक इंटरेक्शन है, ये हो गया डाइसल्फाइड बॉन्ड। यहाँ आप देख सकते हो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है, ठीक है। आप जानते हो ना फैटी एसिड की टेल होती है, हमने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है ना, फैटी एसिड की टेल से भी होता है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, तो वही टाइप का बायो, ये है हाइड्रोफिलिक अट्रैक्शन इनके बीच में, ठीक है, इसके और वाटर के बीच में। सो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फोर्सेस जो रोल प्ले कर रहे हैं एक 3D स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने में। 4D स्ट्रक्चर में भी यही सेम फोर्सेस होते हैं जो स्टेबलाइज करते हैं उसको। 4D मतलब क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो आगे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जिसमें हमारे पास दो या दो से ज्यादा 3D स्ट्रक्चर स्टेबलाइज है। सपोज ये 3D स्ट्रक्चर हो गया और फिर आ गया तो दूसरा 3D स्ट्रक्चर, दो 3D स्ट्रक्चर एक साथ आकर के स्टेबलाइज हो गए, ठीक है, ये हो गया हमारा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। Quaternary structure is the arrangement and interaction of two or more polypeptide subunits in a functional protein, ठीक है। एग्जाम्पल है, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा हमारा हीमोग्लोबिन, ठीक है। ईच पॉलीपेप्टाइड सबयूनिट हैज इट्स ओन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर। हर एक एक पॉलीपेप्टाइड का अपना खुद का प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा, टर्शरी होगा। यानी एक टर्शरी बना, दूसरा टर्शरी बना। अभी टर्शरी बनने से पहले हमारे क्या रहे होंगे, सेकेंडरी, सेकेंडरी से पहले क्या रहा होगा, प्राइमरी। ऐसे ये प्राइमरी रहा होगा, फिर सेकेंडरी बना, सेकेंडरी से टर्शरी बना। अब ये दोनों मिल जाएंगे तो क्या बनाएंगे, एक रिश्ता वही सोच नहीं, लेकिन यार रिश्ता भी अलग है। ये बन जाएगा हमारा क्वाटरनरी, ठीक है, जिसमें दो या दो से ज्यादा टर्शरी स्ट्रक्चर इन्वॉल्व हो जाए। सब यूनिट्स आर हेल्ड टुगेदर मेनली बाय, अब वही सारे बॉन्ड्स हैं, नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्ड, आयोनिक इंटरेक्शंस, हाइड्रोजन बेसिकली हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन, वेंडरवॉल फोर्सेस, तो ये सारे हैं। डाइसल्फाइड बॉन्ड्स में आल्सो स्टेबलाइज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स। द इंडिविजुअल सब यूनिट्स में बी आइडेंटिकल, यानी अगर सेम हुई तो होमोमेरिक और डिफरेंट हुई तो हेट्रोमेरिक हो सकती है। एग्जाम्पल है हीमोग्लोबिन, 4 सब यूनिट्स का, इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है, और मेनी एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस जिनमें ये बेसिकली होते हैं। एंजाइम कॉम्प्लेक्स मतलब एंजाइम, और उसका बेसिकली हम कहते हैं कि दो दो एक होता है ना होलो प्रोटीन, जिसे बोलते हैं होलो एंजाइम, फिर हमारे साथ उसका आ जाता है तो बनता है हमारा को एंजाइम। ये सारी जो चीजें होती हैं ये हमारा आ जाता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में। अब आप देख सकते हो प्राइमरी बना, सेकेंडरी बना, टर्शरी बना, फिर बन गया हमारा क्वाटरनरी। सो दीज आर द अरेंजमेंट ऑफ द डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स। तो अब तक हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में क्या समझा, हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है अमीनो एसिड्स का अरेंजमेंट, पॉलीपेप्टाइड चेन, फिर वो फोल्डिंग होती है अल्फा हेलिक्स से बीटा शीट के फॉर्म में। ये अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट्स कनेक्ट होते हैं बीटा टर्न्स के थ्रू। बीटा टर्न्स के साथ साथ इनमें हमारे कुछ इनके डोमेन्स होते हैं,
एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं। हम लोगों ने क्या पढ़ा, प्राइमरी स्ट्रक्चर पढ़ा। प्राइमरी स्ट्रक्चर में हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर क्या होता है, पेप्टाइड बनता है। पेप्टाइड मतलब यहाँ पर होता है अमीनो एसिड का अरेंजमेंट, ये हम लोगों ने पढ़ा प्राइमरी स्ट्रक्चर में, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने देखा इसी प्राइमरी स्ट्रक्चर को आगे जाकर देखें तो बनता है हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर का मतलब है यहाँ पर इसके अंदर अल्फा हेलिक्स या बीटा शीट होता है, ठीक है। ये अल्फा हेलिक्स एक से ज्यादा जब हमारे पैकिंग करने के लिए, तो इनमें जब अल्फा हेलिक्स या बीटा शीट की पैकिंग करनी हो तो क्या आ जाते हैं, बीटा टर्न्स आ जाते हैं। फिर हमने देखा ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर आगे जाके बनते हैं हमारे सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है। सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स, ये सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स आगे जाके हमारे क्या बनाते हैं, सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स में हमारे आ जाते हैं मोटिव्स, ठीक है। और आ जाते हैं हमारे डोमेन्स। ये जो डोमेन्स होते हैं, इन डोमेन्स का रोल क्या होता है, ये जो डोमेन्स हैं ये बेसिकली क्या है हमारे 3D या फिर कह लें कि हम लोग फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ प्रोटीन, ये हमारे डोमेन्स होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें सुपर सेकेंडरी के बाद आता है हमारा टर्शरी स्ट्रक्चर, जहां पर क्या हो जाती है फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन, फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड। फिर इसके बाद आ जाता है दो या दो से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड्स, 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड, तो हमारा बनता है क्वार्टरनरी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी अलग अलग कंफर्मेशन हुई, जिसमें हमारी पहली आई प्राइमरी, दूसरी आई सेकेंडरी, फिर हमने देखी सुपर सेकेंडरी जो कि एक इंटरमीडिएट है, फिर आता है टर्शरी, फिर आता है हमारा क्वार्टरनरी। सो ये 4 डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट्स हैं प्रोटीन के, किस किस तरीके से आपस में बनते हैं, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से सुपर सेकेंडरी, टर्शरी एंड ऑल, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट अवर टुडेज क्लास। आज की क्लास में हम लोगों ने ये सारी चीजें देखी, तो इससे साथ साथ हमारा प्रोटीन का स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। अपकमिंग लेक्चर्स में हम लोग क्वार्टरनरी और टर्शरी स्ट्रक्चर्स को और डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स हैं जिनको डिटेल में एक्सप्लोर करना है, ठीक है। तो हम अगले लेक्चर में इसी को डिस्कस करने वाले हैं। सो अगर आपको कोई लेक्चर समझ में आया हो तो आपको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेक्चर को एक बार दो बार देखिएगा, नोट्स चाहिए हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिएगा कमेंट्स के थ्रू सिंपली, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। और तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, वंदे मातरम, फिर मिलेंगे।